इस वीडियो में हम आज देखेंगे प्राकल्पना के प्रकार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्राकल्पना का अर्थ, परिभाषा और उसके साथ साथ एक अच्छी प्राकल्पना की विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। और हम जानते हैं कि हमारे दिमाग में एक प्राकल्पना, परिकल्पना, पूर्वानुमान जो है वो एक स्पष्ट हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ प्राकल्पना के प्रकार। प्राकल्पना के प्रकारों का जहाँ तक सवाल है तो समाजशास्त्र एवं समाज विज्ञानों में अनेक प्रकार की प्राकल्पनाओं का प्रचलन है। सामाजिक तथ्य, सामाजिक घटना, सामाजिक समस्या, अनुसंधान के उद्देश्य एवं तथ्यों के प्रकार के आधार पर प्राकल्पनाएं भी हम कह सकते हैं कि कई प्रकार की हो सकती हैं। तो कुछ समाजशास्त्रियों ने, कुछ विद्वानों ने जो प्राकल्पना के भिन्न भिन्न जो प्रकारों के बारे में जो व्याख्या की हैं, उनके बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनको भी हम यहाँ कुछ बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करना चाहेंगे। तो पहला जो बिंदु है प्राकल्पना के प्रकार में, वह है अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित प्राकल्पना है। अनुभवात्मक संबंधों से संबंधित प्राकल्पनाओं का जहाँ तक सवाल है तो ये प्राकल्पनाएं, ये उपकल्पनाएं मानव के एक सामान्य ज्ञान या हम कहें कि तर्क वाक्य, दैनिक जीवन के अनुभव, मान्यता, लोकोक्तियाँ, कहावतों आदि पर आधारित होती हैं। जिसमें एक समाज में एक सामान्य उदाहरण के रूप में देखें, एक बात करें तो बहुत सारे समाज में इस प्रकार की कहावतें प्रचलित होती हैं जो एक मान्यता के रूप में जिनका समाज में प्रभाव बना रहता है। जैसे हम कहें कि गंजा व्यक्ति धनवान होता है, ये भी एक मान्यता है कि जो व्यक्ति गंजा है वो पैसे वाला होता है। समाज में ऐसी मान्यता है। तो ये हमारी एक परिकल्पना हो सकती है, प्राकल्पना हो सकती है, उपकल्पना हो सकती है। और इसका आधार क्या है? व्यक्ति के अनुभव, जो उसने देखा है, जो उसने सुना है, जो उसने समाज में रहकर परखा है, जाना है। तो उस अनुभव के आधार पर ऐसी समाज में कुछ मान्यताएं गठित हो जाती हैं जो एक प्राकल्पना के रूप में हम उनको देख सकते हैं। अब गंजा व्यक्ति धनवान होता है या नहीं होता, ये हमारी प्राकल्पना सही है या गलत है, ये तो हमारे इस पर अनुसंधान करने के बाद में पता लगेगा कि हमारी ये प्राकल्पना सही है या गलत है। मान लो कि गंजा व्यक्ति धनवान होता है, ये हमारी परिकल्पना है। जब हम इस पर अध्ययन करते हैं, मान लो 500 गंजे लोगों पर हमने अध्ययन किया, उनकी आर्थिक स्थिति को जानने का प्रयास किया, और आर्थिक स्थिति को जब हमने आर्थिक स्थिति से संबंधित प्रश्नों को पूछा, उनसे तथ्य प्राप्त किए, और जब तथ्य प्राप्त करने के बाद में जो हमारे तथ्य हमारे पास में जो संग्रहित होकर आए, उनका हमने वर्गीकरण विश्लेषण किया और एक निष्कर्ष पर पहुँचे, तो उसमें मान लो 500 में से 400 व्यक्ति वास्तव में लोग धनवान थे, तो वहाँ प्राकल्पना हमारी सही साबित हो जाती है। ठीक इसके विपरीत यदि परिणाम हमारे आते हैं, रिजल्ट हमारे ठीक इसके विपरीत आता है, तो हम वहाँ कह सकते हैं कि प्राकल्पना हमारी गलत थी। तो प्राकल्पना हमारी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। अंतिम हमारा अध्ययन का निष्कर्ष ही होगा जो हमने निष्पक्ष तरीके से, निष्पक्ष रूप से, तटस्थ रहकर, वस्तुनिष्ठ रहकर जो हमने अध्ययन किया है और निष्कर्ष निकाला है, वो हमारा अंतिम होता है। प्राकल्पना हमारी सही भी हो जाए और गलत भी हो जाए। और जहाँ तक अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित और भी कुछ प्राकल्पना समाज में ऐसी प्रचलित होती हैं, जैसे हम कहें कि पशुओं में सियार जो होता है बहुत ही चालाक होता है। पक्षियों की जहाँ तक हम बात करें तो कौवा जो पक्षी होता है, वो पक्षी
यानी पक्षियों में बहुत ज़्यादा चालाक होता है। मनुष्यों की जहाँ तक बात करें तो ऐसी मान्यताएं भी हैं और ऐसा समाज में चलन भी है, एक प्रचलन है। कहा जाता है कि मनुष्यों में नाई और स्त्रियों में जो मालिन जाति की जो महिलाएं होती हैं वो बहुत चतुर होती हैं। ऐसी मान्यता है, समाज में ऐसी मान्यता बन गई अनुभवों के आधार पर। अब ये कितनी सही है कितनी गलत है, ये तो इस पर जब अध्ययन होगा उसके बाद में निष्कर्ष पे हम पहुंचेंगे, जब पता लगेगा ये प्राकल्पना हमारी सही है गलत है। लेकिन कहने का यह तात्पर्य ये है कि ये प्राकल्पनाएं, ये जो हमने उदाहरण आपके सामने कुछ रख के, वो एक समाज के एक अनुभव के आधार पर बनाई गई मान्यता हैं। तो ये भी एक प्राकल्पनाओं का प्रकार होता है। दूसरा हम इसमें देखें तो जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित प्राकल्पनाएं। दूसरा प्रकार प्राकल्पनाओं को जो बताया गया है वो है जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित। तो इस प्रकार की प्राकल्पनाओं की जब हम बात करते हैं तो प्रायः एक सामान्य तथ्य अथवा निष्कर्ष को एक पूर्वाधार मानकर अन्य तथ्यों की तर्कपूर्ण रूप से हम इसकी परीक्षा करते हैं। ऐसी प्राकल्पनाएं जहाँ तक है अल्पसंख्यक समूहों तथा परिस्थिति की दशाओं से संबंधित होती हैं। और यहाँ हम उदाहरण के रूप में यदि लें तो समाजशास्त्री एक बर्गेस जो हुए, उन्होंने अपने अध्ययन में यह प्राकल्पना की थी कि केंद्रीभूत गोलाकार नगर विकास की प्रकृति के लक्षण होते हैं। बर्गेस ने अपने अध्ययन में यानी इस प्राकल्पना का उपयोग किया था और उनकी प्राकल्पना क्या थी? केंद्रीभूत गोलाकार नगर विकास की प्रकृति के लिए ये लक्षण होते हैं। अब ये सही गलत तो इस पर अध्ययन करने के बाद पता लगेगा, लेकिन बर्गेस की ये अपने अध्ययन की एक उनकी प्राकल्पना थी। तो जहाँ तक हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की प्राकल्पना को जब उद्देश्य अनुभाव्य एक रूपताओं में तार्किक रूप से निकाले गए संबंधों की उपस्थिति का परीक्षण करना होता है। इस प्रकार की प्राकल्पनाओं का जो उद्देश्य होता है एक अनुभाव्य एक रूपताओं में हम कह सकते हैं कि तार्किक रूप से निकाले गए संबंधों की उपस्थिति का परीक्षण करना होता है। ऐसी प्राकल्पनाओं में जहाँ तक विभिन्न कारकों के बीच में तार्किक अंतर संबंधों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं और इसीलिए इन्हें संबंधात्मक प्राकल्पनाएं के नाम से भी जाना जाता है। और हम कहें कि ये तार्किक निष्कर्षों पर आधारित होती हैं अतः ये सिद्धांत निर्माण में भी सहायक होती हैं। जहाँ तक हम दुर्खिम की बात करें तो दुर्खिम ने अपनी प्रसिद्ध कृति जो उनकी आत्महत्या थी उसमें कुछ प्राकल्पनाओं को इस प्रकार की को विकसित किया था और उन्होंने कहा था कि गांवों की अपेक्षा नगरों में आत्महत्याओं की दर अधिक पाई जाती है। ये उनकी प्राकल्पना थी, उनकी एक मान्यता थी, उनका एक निष्कर्ष था। और स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं। तो ये इस प्रकार की जो प्राकल्पना हैं ये सभी हम कह सकते हैं कि संबंधात्मक प्राकल्पना कहलाती हैं। अगली प्राकल्पना के रूप में हम देखते हैं विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित प्राकल्पनाएं। विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित जो प्राकल्पना होती हैं वे प्राकल्पनाएं जो विश्लेषणात्मक चरों से संबंध रखती हैं, ये भी कहा जा सकता है। जहाँ तक है कोई भी सामाजिक घटना हम कहते हैं या हम देखते हैं कि अनेक कारकों का परिणाम होती है। किसी भी सामाजिक घटना का कोई एक निश्चित कारण नहीं होता, उसके अनेक संभावित कारण होते हैं, लेकिन फिर भी हम देखें कि इनमें से कोई एक कारक प्रमुख होता है।
और अन्य कारक जो हैं वो इसके सहायक होते हैं। जैसे हम मान लें कि एक बाल अपराध के लिए मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतकार मानसिक विकृति और दुर्बलता को कारण मानेगा, तो वहीं एक वंशानुक्रमणवादी जो होगा वह बुरे वंशानुक्रम को उत्तरदायी मानेगा। तो इस प्रकार की प्रकल्पनाओं को कारणात्मक प्रकल्पनाओं के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रकार की प्रकल्पनाओं में यह ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है कि यदि किसी एक चर या कारक में परिवर्तन होता है तो वह किस सीमा तक दूसरे चर को प्रभावित करता है। यहाँ उदाहरण हमें एक साधारण सा एक ये भी दे सकते हैं कि एक उत्तम फसल और उत्तम खाद, बीज, भूमि, पर्यावरण एवं पानी की पर्याप्त मात्रा पर निर्भर करती है। तो यदि इनमें से किसी एक कारक में परिवर्तन कर दिया जाए तो फसल पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि अनुसंधानकर्ता यह जानने का जब प्रयास करता है तो इस प्रकार की प्रकल्पना का एक हम कह सकते हैं कि वो कारणात्मक प्रकल्पना के नाम से मानी जा सकती है। तो इस प्रकार की जो प्रकल्पना जहाँ होती हैं, जहाँ एक से अधिक चर वहाँ होते हैं, किसी एक घटना को अनेक कारण प्रभावित करने वाले होते हैं, तो उनमें से कि उन चरों को कौन कितना प्रभावित करता है, इस प्रकार का ये जब हम अध्ययन करें और ऐसी प्रकल्पना को लेके चलें तो वो कारणात्मक प्रकल्पना के नाम से भी जानी जाती है या विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित मानी जाती है। अब इसके अलावा कुछ और भी प्रकल्पनाएं देखने को मिलती हैं। उसमें हम कहें तो नंबर 4 में सकारात्मक कथनों से संबंधित। सकारात्मक कथनों से संबंधित यहाँ ये उसका ये तात्पर्य होता है कि कुछ प्रकल्पनाएं इस प्रकार की होती हैं जहाँ संबंध सकारात्मक कथनों से होता है। जैसे हम कहें कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ अधिक दयालु होती हैं, गरीबों की अपेक्षा धनवान व्यक्ति जो होते हैं वो अधिक अपराधी गतिविधियों में संलग्न होते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रकल्पना है वो एक सकारात्मक कथनों से संबंधित हैं। अगले बिंदु के रूप में इसके ठीक विपरीत नकारात्मक कथनों से संबंधित। तो नकारात्मक कथनों से संबंधित भी कुछ प्रकल्पनाएं होती हैं, वो इसके जो ठीक विपरीत होती हैं। और वह हम कह सकते हैं कि जैसे कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु नहीं होती। वहाँ यदि नहीं शब्द जो लग जाता है तो वहाँ फिर वो नकारात्मक कथनों से संबंधित प्रकल्पना बन जाते हैं। गरीबों की अपेक्षा धनवान व्यक्ति जो होते हैं अधिक अपराध प्रवृत्तियों में नहीं होते। यहाँ भी हमारा नहीं लग गया। तो इस प्रकार की जो प्रकल्पना होगी, इस प्रकार की जो हमारी परिकल्पना होगी, उनको हम नकारात्मक कथनों से संबंधित मानते हैं। अब इसके अलावा कुछ प्रकल्पनाएं और होती हैं जिसमें हमारा छठा बिंदु कहता है कि शून्य कथनों से संबंधित। और शून्य कथनों से संबंधित प्रकल्पनाओं से यहाँ तात्पर्य इस प्रकार की प्रकल्पनाओं से है जिन प्रकल्पनाओं में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों संभावनाओं को व्यक्त किया जाता है, ये कह सकते हैं। और परीक्षण द्वारा उन्हें स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। जैसे हम कहें कि पुरुषों और स्त्रियों की दयालुता में कोई अंतर नहीं होता है, यानी यहाँ हम किसी के पक्ष में नहीं बोलते हैं। पुरुष और स्त्रियों की दयालुता में कोई अंतर नहीं होता। तो इस प्रकार की जो प्रकल्पना जो होगी वह शून्य कथनों से संबंधित होगी। गरीब एवं धनवानों की अपराध प्रवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं होता। तो यहाँ ये इस प्रकार की जो परिकल्पना को हम बनाएंगे, प्रकल्पना को बनाएंगे, कल्पना को बनाएंगे, तो इस
प्रकार की उपकल्पना शून्य कथनों से संबंधित उपकल्पना मानी जाएगी। इसके अलावा एक अंतिम में है काम चलाऊ प्राकल्पना। तो काम चलाऊ प्राकल्पना के बारे में श्रीमती पीवी यंग ने बहुत अच्छी बात कही है, और वे कहती हैं कि अस्थायी महत्वपूर्ण विचारों को जो किसी अनुसंधान का आधार बनते हैं उन्हें काम चलाऊ प्राकल्पना कहा जाता है या कहते हैं। और ये प्राकल्पनाएं किसी भी अध्ययन को प्रारंभ करने का एक प्रारंभिक विचार होता है। ज्यों ज्यों अध्ययनकर्ता को अनुभव होता जाता है वह उसमें परिवर्तन एवं संशोधन भी करता जाता है, और जहाँ तक है हो सकता है कि वह प्रारंभिक विचार को पूरी तरह त्याग कर उसके स्थान पर नई प्राकल्पना को भी बना सकता है। क्योंकि यह विचार एक हम कहें कि एक अस्थायी, एक कार्यवाहक और एक काम चलाऊ महत्व का होता है। यानी प्राकल्पना जो होती है एक स्थायी विचार नहीं होता, एक अस्थायी विचार होता है, एक कार्यवाहक और काम चलाऊ महत्व का होता है, जिसपे अनुसंधान का कार्य वहन किया जाता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। इसलिए इसको कार्यवाहक कहा है, काम चलाऊ महत्व का कहा है। इसलिए इस काम चलाऊ या कार्यवाहक प्राकल्पना के नाम से इसे जानते हैं। यह इसका नाम ये काम चलाऊ या कार्यवाहक प्राकल्पना है। यहाँ हम एक उदाहरण लें कि प्रारंभ में भौतिक वैज्ञानिकों की जो मान्यता थी कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में अध्ययन के आधार पर उन्हें अपनी प्राकल्पनाओं को इसको बदलना पड़ा, क्योंकि बाद में अध्ययन करने के बाद में भौतिक विज्ञानियों को पता लगा, निष्कर्ष में ये सामने आया कि परमाणु अविभाज्य न होकर वह भी विभाजित कणों में बटा होता है। या हम ये कह सकते हैं कि परमाणु का भी और अधिक विभाजन संभव होता है। तो इस प्रकार की जो प्राकल्पनाएं जो होती हैं उन्हें हम काम चलाऊ प्राकल्पनाओं के रूप में जानते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।